तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर देता है, जहां पर वो 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को कैच करता है। इसके बाद उसको सेकंड टास्क मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने थे। ऐश के पास 3 शाइनी पोकेमॉन्स पहले से होते हैं। उसके बाद वो एक शाइनी ब्लास्टर्स और शाइनी हेक्सरस को कैच करता है। फिर टोबियास ऐश को एक ड्रैगनाइट आइलैंड के बारे में रूमर बताता है। अब आगे टोबियास बोलता है कि किसी को भी नहीं पता कि ड्रैगनाइट आइलैंड सही में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, बट लोग बिलीव करते हैं कि सी फॉर्म सी के आसपास एक ड्रैगनाइट आइलैंड है, तो हो सकता है कि वहां पर तुम्हें एक शाइनी ड्रैगनाइट मिल जाए। ऐश टोबियास की बात मानता है और वो अपने हुपा को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से ऐश और उसके फ्रेंड सी फॉर्म आइलैंड पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर मिस्टी निकालती है अपने गैराडोस को। सभी लोग गैराडोस के ऊपर बैठते हैं और सब मिलकर वो ड्रैगनाइट आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उनको एक आइलैंड मिलता है। उनको लगता है कि यही ड्रैगनाइट आइलैंड है और सब वहाँ पर उतर जाते हैं। बट ये काफी ज्यादा अजीब आइलैंड था, जहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई पोकेमॉन, ना ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर। सरीना बोलती है कि मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐश बोलता है कि नहीं, हमें थोड़ा और ढूंढना होगा। काफी ढूंढने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये ड्रैगनाइट आइलैंड नहीं है, जिसके चलते वो यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक घर होता है और उसके बाहर एक पोकेमॉन ट्रेनर अपने मैजिकाप को ट्रेन कर रहा होता है। वो कोई नॉर्मल मैजिकाप नहीं बल्कि एक शाइनी मैजिकाप थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस ट्रेनर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने इस मैजिकाप को कहाँ कैच किया। वो बोलता है कि मुझे यही समुद्र में ये मैजिकाप मिल गई थी, बट अब मैं इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक है। इसको सिर्फ एक ही अटैक आता है, जो कि स्प्लैश, और ये अटैक बिल्कुल यूजलेस है। इस अटैक से सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर डैमेज भी नहीं पड़ता है। मैं इसको रिलीज करने वाला हूँ। मेरे पास आज तक इतना कोई वीक पोकेमॉन नहीं था। ऐश बोलता है कि इसको रिलीज करने के बजाय ये पोकेमॉन मेरे को दे दो। वो ट्रैप बोलता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। ऐश बोलता है कि चलो एक ट्रेड करते हैं, तुम मुझे अपना शाइनी मैजिकाप दे दो और मैं तुम्हें स्लेकिंग दूंगा, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसके बेस स्टैट 670 है, जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा से काफी ज्यादा क्लोज है। वो ट्रेनर काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐश प्रोफेसर ओक से बोलकर अपने स्लेकिंग को यहाँ पर बुला लेता है और वो इस ट्रेनर के साथ अपने स्लेकिंग को और शाइनी मैजिकाप को ट्रेड कर लेता है, जिससे ऐश को शाइनी मैजिकाप मिल जाती है। ऐश काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका 6th शाइनी पोकेमॉन था। वहीं पर वो ट्रेनर भी काफी खुश हो जाता है। वो अपने स्लेकिंग को बाहर निकालता है और उसको पता चलता है कि ये तो एक काफी स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेन्ड पोकेमॉन है। ये उसके बाकी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐश और वो ट्रेनर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को थैंक यू कर वहाँ से चले जाते हैं। टोबियास बोलता है कि लकीली तुम्हें एक शाइनी पोकेमॉन मिल गया, बट अभी भी हमें वो ड्रैगनाइट आइलैंड ढूंढना होगा। काफी टाइम तक उनको कोई भी आइलैंड नहीं मिलता और एक तूफान आ जाता है। वो लोग तूफान से नहीं बच सकते थे क्योंकि आसपास कोई भी आइलैंड नहीं था, जिसके चलते वो तूफान में फंस जाते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। काफी टाइम बीत जाता है और जब उनको होश आता है तो ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि वो लोग एक आइलैंड पर आ चुके हैं। और जैसे ही वो लोग आँख खोलते हैं, उनको देखने को मिलता है कि उनके आसपास हर जगह पे ड्रैगनाइट थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, बट उनको देखने को मिलता है कि ड्रैगनाइट उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली ड्रैगनाइट काफी अग्रेसिव पोकेमॉन होते हैं, बट ये सारे ड्रैगनाइट काफी ज्यादा डिफरेंट थे। वो सब ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। टोबियास बोलता है कि शायद इन ड्रैगनाइट ने कभी भी इंसानों को नहीं देखा है, जिसके चलते इनको लग रहा है कि हम भी कोई पोकेमॉन है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरे ड्रैगनाइट आइलैंड पे शाइनी ड्रैगनाइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। ऐश बोलता है कि शाइनी ड्रैगनाइट को ढूंढना तो शाइनी ब्लास्टर्स से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हमने पूरा आइलैंड ढूंढ लिया है, बट हमें कोई शाइनी ड्रैगनाइट नहीं मिल रहा है। वो लोग अपनी सर्च कंटिन्यू करते हैं, बट उनको कोई भी शाइनी ड्रैगनाइट नहीं मिलता। टोबियास बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एक शाइनी पोकेमॉन हो, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। टोबियास बोलता है कि वैसे मैंने एक शाइनी बीड्रिल को कैच किया, वो काफी वीक था, बट क्योंकि वो एक शाइनी पोकेमॉन था इसीलिए मैंने उसको कैच कर लिया था और मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। क्या तुम उस बीड्रिल को लेना चाहोगे? ऐश बोलता है कि हाँ ठीक है, क्या तुम उसको ट्रेड करने वाले हो? टोबियास बोलता है कि नहीं, तुम इसे बिना ट्रेड के ले सकते हो। ऐश काफी खुश हो जाता है और वो शाइनी बीड्रिल को ले लेता है। अब क्योंकि उनको कोई शाइनी ड्रैगनाइट नहीं मिलता है, इसलिए मिस्टी अपने गैराडोस को वापस से बाहर निकालती है और वो लोग उस आइलैंड से चले जाते हैं। ऐश के पास अब 7 शाइनी पोकेमॉन हो चुके थे, बट अब उसको और कोई शाइनी पोकेमॉन नहीं मिल रहा था। टोबियास बोलता है कि बस मुझे इतनी जगह पता थी जहाँ पर शाइनी पोकेमॉन्स मिलने के चांसेस थे, अब शायद तुम्हें शाइनी पोकेमॉन्स ना मिल पाए। ब्रॉक बोलता है कि हमने रिसेंटली एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि महीने में एक बार हो रही है और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। तो हो सकता है कि वो टूर्नामेंट वापस से रिस्टार्ट हुआ हो और वहाँ पर काफी सारे रेयर और शाइनी पोकेमॉन्स है। मैंने वहाँ पर 2 शाइनी पकड़े थे और तुमने भी एक शाइनी गुडरा पकड़ा था। ऐश को ये काफी अच्छा आइडिया लगता है और वो अपने हुपा की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि 1 हफ्ते बाद यहाँ पर रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट वापस से स्टार्ट होने वाला है। वो लोग 1 हफ्ता वेट करते हैं, जिसके बाद वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें टोबियास, ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सब पार्टिसिपेट करते हैं। वो जॉन को डिफीट कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि जिसको भी शाइनी पोकेमॉन मिला वो उसको कैच कर लेगा और अगर वो टूर्नामेंट के विनर बनते हैं तो वो सारे शाइनी पोकेमॉन ऐश को दे देंगे। ऐश को यहाँ पर एक शाइनी पोकेमॉन मिलता है जो कि था शाइनी ग्लॉइड्जर। टाइम एंड हो जाता है और सब लोग बाहर मिलते हैं। सबके पोकेबॉल्स चेक होते हैं और देखने को मिलता है कि ब्रॉक को 2 शाइनी पोकेमॉन्स मिले थे जो कि थे शाइनी डिटो
और शाइनी लैप्रेस। वहीं पर टोबियास को भी 2 शाइनी पोकेमॉन मिले थे जो कि थे शाइनी लुकारियो और जोरवार्क। मिस्टी को एक भी शाइनी पोकेमॉन नहीं मिला था, वो बिना किसी पोकेमॉन को कैच किए हुए बाहर आ गई थी। अब उनको फाइनली देखना था कि वो विनर बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं, जिसके बाद वो शाइनी पोकेमॉन्स ले सकते थे। कैरेक्टर ऐश और उसके फ्रेंड्स सबके पोकेबॉल्स चेक करता है और फिर बोर्ड में लिस्ट लगाई जाती है, जहां पर देखने को मिलता है कि टोबियास सेकंड आया होता है और बाकी ऐश या ब्रॉक लिस्ट के अंदर नहीं थे। बट वो लोग टोबियास के लिए काफी खुश होते हैं अब, क्योंकि टोबियास सेकंड आया था तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो 3 पोकेमॉन्स रख सकता है। वो शाइनी लुकारियो, शाइनी जोरवार्क और क्रेसेलिया को अपने पास रखने का डिसाइड करता है। टोबियास काफी खुश होता है क्योंकि उसको शाइनी पोकेमॉन्स के साथ ही साथ एक लेजेंडरी पोकेमॉन क्रेसेलिया भी मिल गई थी। वो ऐश को शाइनी लुकारियो और जोरवार्क दे देता है, जिससे ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसके पास 9 शाइनी पोकेमॉन्स हो चुके थे। टोबियास बोलता है कि अब बस तुम्हें एक और शाइनी पोकेमॉन को कैच करना है, फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा। मुझे एक कॉल आया है और कोई चैलेंजर मुझे चैलेंज करने आया है मेरे जिम में। ऐश बोलता है कि मैं अपने हुपा की मदद से तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता हूँ। ऐश टोबियास को टेलीपोर्ट कर देता है और वो उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से वापस आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि टोबियास ने हमारी काफी हेल्प कर दी, अब हमें बस एक और शाइनी पोकेमॉन चाहिए जिसको हमें ढूंढना होगा। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास आइडिया है। नॉर्मली केव के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स रहते हैं जैसे कि ज़ुबैट और डिगलेट। ये काफी ज्यादा वीक होते हैं, बट अगर तुम लकी होते हो तो तुम्हें केव के अंदर कोई शाइनी पोकेमॉन मिल सकता है। अब ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिसके चलते वो लोग एक एक करके सारी केव में ढूंढने लगते हैं और उनको रैंडमली एक ग्रीन और पिंक कलर का गोलबैट देखने को मिल जाता है। ये काफी डिफरेंट था। सरीना बोलती है कि शायद से ये शाइनी पोकेमॉन है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तो सच में शाइनी है, इसको जल्दी से कैच कर लो। ऐश अपना नॉर्डन पोकेबॉल निकालता है और शाइनी गोलबैट को बिना वीक किए या फिर बिना बैटल किए काफी ज्यादा इजीली कैच कर लेता है, जिससे उसके पास 10 शाइनी पोकेमॉन हो जाते हैं। अब ऐश ने फाइनली अपना सेकंड टास्क कंप्लीट कर लिया था। वो ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सबको थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के एक और कदम पास आ चुका था ये टास्क कंप्लीट करके। अब वो अपने हुपा को बाहर निकालता है और हुपा ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपने रिंग का यूज करके टास्क सेंटर में टेलीपोर्ट कर देता है। ऐश प्रोफेसर ओक से अपने सारे शाइनी पोकेमॉन्स को यहाँ पर मंगा लेता है और उस मेंबर के पास लेकर जाता है। वो मेंबर बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने सारे शाइनी पोकेमॉन्स दिखाने होंगे, जिसके बाद ही तुम नेक्स्ट टास्क में प्रोसीड कर सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है और वो अपने सारे शाइनी पोकेमॉन्स को निकाल देता है, जो कि टोटल 10 थे। वो मेंबर ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि ऐश ने सच में 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच कर लिए थे। ऐश अपने पूरे 10 शाइनी पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। वो मेंबर बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी ट्रेनर को इतने जल्दी 10 शाइनी पोकेमॉन पकड़ते हुए नहीं देखा था। कहीं तुमने इन शाइनी पोकेमॉन्स को चीटिंग करके तो कैच नहीं किया है? ऐश बोलता है कि नहीं, मैंने इनको जेन्युइन तरीके से कैच किया है। वो मेंबर पूछता है कि कैसे? ऐश बोलता है कि मैंने इनको काफी सारे अलग अलग जगह पर जाके कैच किया। वो मेंबर बोलता है कि प्रूफ करने के लिए तुम्हें अपने एक एक शाइनी पोकेमॉन्स की स्टोरी बतानी होगी कि तुमने इनको कैसे कैच किया। ऐश अपने सारे 10 शाइनी पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है, जो कि होते हैं शाइनी नॉकटाउल, शाइनी म्यूटू, शाइनी गूड्रा, शाइनी ब्लास्टॉइस, शाइनी हेक्सरस, शाइनी मैजिकार्प, शाइनी बीड्रिल, शाइनी लुकारियो, शाइनी जोरवार्क और शाइनी गोल्डबैट। ऐश बोलता है कि मेरे पास शाइनी नॉकटाउल, शाइनी म्यूटू और शाइनी गूड्रा पहले से ही थे। मैंने शाइनी ब्लास्टॉइस को टॉयस आइलैंड पे कैच किया है, वहीं पर मैंने हेक्सरस को एक कंपटीशन जीता था। मैजिकार्प मुझे एक ट्रेनर से ट्रेड करके मिला था, वहीं पर बीड्रिल मुझे एक फ्रेंड से ट्रेड करके मिला था। लुकारियो और जोरवार्क को मैंने रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में कैच किया था, वहीं पर गोल्डबैट मुझे केव के अंदर मिला था। वो मेंबर ऐश से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो ऐश को थर्ड टास्क के लिए अप्रूव कर देता है। ऐश आगे प्रोसीड करता है और वो थर्ड एंट्रेंस में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसको एक और मेंबर देखने को मिलता है। वो ऐश का डेटा चेक करता है और उसको देखने को मिलता है कि ऐश ने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। वो ऐश को थर्ड टास्क देता है, जो कि बिल्कुल रैंडम था। वो ऐश को एक बॉक्स देता है और बोलता है कि इनमें से किसी एक पेपर को सिलेक्ट कर लो। ऐश उनमें से एक पेपर उठा लेता है। वो मेंबर बोलता है कि वाओ, तुम्हें अभी तक काफी इजी टास्क मिल रहे थे, बट तुमने यहाँ पर सारे पेपर में से सबसे हार्ड टास्क उठा लिया है। ऐश जल्दी से उस पेपर को खोलता है। वो काफी डरा हुआ होता है और उस पेपर में लिखा होता है कि 18 टाइप ऑफ ट्रेनर्स विदाउट हील। ऐश बोलता है कि इसका मतलब क्या है? वो मेंबर बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 18 टाइप के पोकेमॉन्स हैं, या फिर 18 टाइपिंग एग्जिस्ट करती है। अब तुम्हें अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइप स्टेडियम में जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें हर एक टाइपिंग एक ट्रेनर मिलेगा। तुम्हें लगातार सारे 18 टाइपिंग के ट्रेनर्स को डिफीट करना है और कोई भी ट्रेनर वीक नहीं होने वाला। हमने हर एक टाइपिंग के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को सेलेक्ट किया है अलग अलग रीजन से। ऐश काफी डर जाता है। वो मेंबर बोलता है कि अभी तो रुको, इसका सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट ये है कि तुम इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो और उन 6 पोकेमॉन का यूज करके तुम्हें सारे 18 टाइपिंग के ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा। सारे ट्रेनर्स 6 पोकेमॉन का यूज करेंगे और जब तक तुम इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक तुम अपने पोकेमॉन्स को हील नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे सारे पोकेमॉन हार जाते हैं तो तुम्हें इस चैलेंज को वापस से रीस्टार्ट करना होगा, यानी कि वापस से 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा। ब्रॉक बोलता है कि आज तक मैंने इतना ज्यादा हार्ड चैलेंज नहीं सुना था, ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अभी तक हमने काफी सारे हार्ड चैलेंजेस को कंप्लीट किया है। मिस्टी बोलती है कि बट ये तो उससे भी ज्यादा
ज्यादा हार्ड है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनको एक स्टेडियम दिख जाता है। वो स्टेडियम के पास पहुंचते हैं तो बोर्ड पर लिखा हुआ होता है टाइप स्टेडियम। ये वही स्टेडियम था जहाँ पर ऐश को 18 टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करनी थी। ऐश को यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जाता। वो बोलते हैं कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेनर करेंटली बैटल कर रहा है और उसके बाद इस स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तुम्हें 1 या फिर 2 दिन वेट करना होगा, जिसके बाद ही तुम इस स्टेडियम में एंटर करके उन 18 ट्रेनर से बैटल कर सकते हो। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें वेट करना होगा और 2 दिन बाद यहाँ पर आना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड टास्क सेंटर जाते हैं जहाँ पर वो रेस्ट लेते हैं 2 दिन के लिए। तभी उनको वो ओल्ड मैन देखने को मिलता है जिसने तीसरा टास्क कंप्लीट कर लिया था और वहाँ से जा रहा होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको आवाज देते हैं। वो ओल्ड मैन ऐश के पास आता है और बोलता है कि तुमने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं। ऐश बोलता है कि मैंने 2 टास्क कंप्लीट किए हैं और मेरा 3rd टास्क काफी ज्यादा हार्ड है जहाँ पर मुझे 18 टाइप के ट्रेनर्स को हराना है बिना किसी पोकेमॉन को हील किए हुए। मैं उस स्टेडियम में गया भी था बट अभी वो स्टेडियम रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है जिसके लिए 2 दिन लग जाएंगे, मुझे काफी लेट होने वाला है। ऐश पूछता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने करेंटली 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। लकीली मुझे तीनों ही टास्क काफी ज्यादा इजी मिले थे। ऐश पूछता है कि तुम्हें 3rd टास्क कौन सा मिला था। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे 3rd टास्क में 5 ट्रेनर्स को हराना था एक 3-on-3 बैटल में और इसमें मैं अपने 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकता था बिना हील किए। ऐश बोलता है कि ये भी एक काफी हार्ड टास्क था। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे कंपैरिजन में ये काफी इजी टास्क था। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं 4 टास्क कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जब तक के लिए तुम अपना 3rd टास्क कंप्लीट करो। ऐश बोलता है ठीक है और वो लोग उस ओल्ड मैन को बाय करते हैं जो कि 4th एंट्रेंस में चले जाता है। ऐश बोलता है कि टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे मैं 2 दिन बाद उस चैलेंज को अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। ब्रॉक बोलता है तुमने सही कहा। ऐश ब्रॉक और मिस्टी के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो उनके पोकेमॉन से बैटल करता है और उनको काफी इजीली हरा देता है। वो ऐश के पोकेमॉन्स के टक्कर के ही नहीं थे, उसको कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेनर चाहिए था बैटल करने के लिए। ब्रॉक बोलता है क्यों ना तुम अपने पोकेमॉन्स को आपस में ही बैटल कराओ। ऐश बोलता है कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। वो सबसे पहले अपने पिकाचू और ग्रिंजा को बैटल कराता है। ग्रिंजा बॉन्ड इवॉल्व भी हो जाता है। दोनों ही बैटल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रिंजा को डिसएडवांटेज थी बट वो पिकाचू के साथ काफी अच्छी फाइट कर रहा था। दोनों ही पोकेमॉन्स की स्पीड भी काफी ज्यादा थी और दोनों ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का यूज कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है ये चीज काफी अच्छी है, पिकाचू को एक काफी फास्ट पोकेमॉन से बैटल करने की ट्रेनिंग मिल जाएगी। वहीं पर ग्रिंजा को एक ऐसे पोकेमॉन से बैटल करने की ट्रेनिंग मिल जाएगी जिसके खिलाफ वो काफी ज्यादा वीक है। दोनों ही पोकेमॉन्स बैटल करके काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं पर लास्ट में पिकाचू थंडर अटैक का यूज करके ग्रिंजा को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि तुम दोनों ने ही काफी अच्छी बैटल की। वो पिकाचू और ग्रिंजा दोनों को ही वापस बुलाता है और अब वो भेजता है चार्जार्ड और हुपा को। ब्रॉक बोलता है कि तुम अपने हुपा को इस बार हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट मत करो क्योंकि वो उस फॉर्म में ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम इसको अपने बेस फॉर्म में टेस्ट करो चार्जार्ड के साथ बैटल करा के, क्योंकि आज तक तुम्हारे हुपा ने कन्फाइंड फॉर्म में एक भी बैटल नहीं जीती है। वहीं पर हुपा अनबाउंड फॉर्म में इसका विन रेट काफी ज्यादा अच्छा है। ऐश ब्रॉक की बात मानकर अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और हुपा को कन्फाइंड फॉर्म में ही रहने देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स बैटल स्टार्ट करते हैं पर चार्जार्ड डोमिनेट कर रहा होता है। हुपा अपने अनबाउंड फॉर्म के बिना कुछ भी नहीं था बट वो खेलने के मूड में था। वो चार्जार्ड को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुका था। वो अपने रिंग का यूज करके चार्जार्ड को बार बार टेलीपोर्ट कर रहा था। एक बार तो उसने चार्जार्ड को कैंट रीजन में ही टेलीपोर्ट कर दिया था जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हुपा तुम्हें बैटल में सीरियस होना पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि हुपा को पता है कि चार्जार्ड उसका फ्रेंड है या फिर टीममेट है जिसके चलते वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा और उसके साथ खेलना चाह रहा है। ऐश हुपा को समझाता है और वो उसको सीरियस बैटल करने बोलता है जिससे सीरियस बैटल स्टार्ट हो जाती है। हुपा की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो मेगा चार्जर एक्स को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है पर लास्ट में ये बैटल टाई हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ इससे प्रूफ हो गया कि तुम्हारा हुपा अनबाउंड फॉर्म में तो स्ट्रॉन्ग है ही है बट वो कन्फाइंड फॉर्म में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने तुम्हारे मेगा चार्जर एक्स की पावर मैच कर ली जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और तुमको काफी सारी बैटल जिता चुका है। ऐश अपने दोनों ही पोकेमॉन से काफी इंप्रेस होता है और उनको पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। अब ऐश के पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। अब लास्ट बैटल के लिए वो भेजता है अपने सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आर्सियस और म्यूटू को। ऐश को रिसेंटली मेगा म्यूटू एक्स का मेगा स्टोन और की स्टोन मिला था जिसका यूज करके वो म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। वहीं पर वो आर्सियस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके बग टाइप में कन्वर्ट कर देता है जिससे मेगा म्यूटू एक्स वीक था। दोनों ही पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है और देखते ही देखते ये बैटल काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। हर जगह तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के मेंबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐश अपने आर्सियस और म्यूटू को रुकने बोलता है बट वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऐश की बात मानना भी बंद कर देते हैं और अपने मर्जी से कोई भी अटैक यूज करते हैं और डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू होता है। वो मेंबर्स बोलते हैं कि इन दोनों पोकेमॉन्स को रोक लो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और म्यूटू के बीच में हो रही फाइट के चलते हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। पोकेमॉन मास्टर कमेटी के मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई पोकेमॉन बैटल करने की जगह नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपने पोकेमॉन्स को रोकना होगा वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। म्यूटू और आर्सियस दोनों ही ऐश की बात नहीं सुन रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें किसी तरह से इनको पोकेबॉल के अंदर वापस लेना होगा वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
ऐश काफी कोशिश करता है म्यूटू और आर्सेस को पॉकीबॉल के अंदर लेने की, बट वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो ना ही ऐश की बात सुन रहे थे और ना ही वो पॉकीबॉल के अंदर आना चाहते थे। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें और भी काफी कुछ मैनेज करना है, जल्दी इनको पॉकीबॉल के अंदर लो वरना कुछ टाइम के अंदर हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐश काफी कोशिश करता है और किसी तरह से म्यूटू पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है। म्यूटू के पॉकीबॉल के अंदर जाने के बाद आर्सेस ये समझता है कि वो जीत चुका है, इसीलिए वो काफी खुश हो जाता है और शांत हो जाता है और वो ऐश के पास आता है। अब ऐश आर्सेस को भी पॉकीबॉल के अंदर ले लेता है और पोकेमॉन मास्टर कमेटी के मेंबर्स को सॉरी बोलता है। बट इसके चलते ऐश के पोकेमॉन्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी थी और उन्होंने काफी सारे नए अटैक सीख लिए थे। इसी तरह से एक दिन बीत जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें फाइनली टैप स्टेडियम पे जाकर देखना चाहिए कि वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। सब ब्रॉक की बात मानकर टैप स्टेडियम पे जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वो ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, बस अब थोड़ा और टाइम लगेगा उसको रिकंस्ट्रक्ट होने में। सैना बोलती है कि मैंने नोटिस किया है कि एक दिन बीत चुका है और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से वो ओल्ड मैन और उसके साथ एक और ट्रेनर ही 4th एंट्रेंस पे गया है। यानी कि ये सही में एक काफी हार्ड टूर्नामेंट है और काफी कम ही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तुम काफी लकी हो। ऐश बोलता है कि सरीना तुमने सही कहा। वो लोग कुछ और देर वेट करते हैं और फाइनली टैप स्टेडियम रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ऐश उस स्टेडियम में एंटर करता है। वहाँ पर उसको बताया जाता है कि इस स्टेडियम के अंदर तुम 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, इस पे कोई लिमिट नहीं है। वो लेजेंडरी, मिथिकल या फिर नॉन लेजेंडरी कोई भी टाइप के पोकेमॉन्स हो सकते हैं। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर तुम एक बार भी अपने पोकेमॉन्स को हील नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा पोकेमॉन हार गया या फिर उसको डैमेज पड़ता है या फिर वो थक चुका है तो उसको नेक्स्ट बैटल वैसे ही लड़नी पड़ेगी, और अगर वो हार जाता है तो तुम उस पोकेमॉन को आगे किसी बैटल में यूज नहीं कर सकते हो इस स्टेडियम में। यानी कि ओवरऑल तुम्हारे 6 पोकेमॉन्स को सारे टाइप के पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। ऐश ये सुनकर काफी डर जाता है। वो मेंबर बोलता है कि अभी तो रुको, हर एक टाइपिंग का ट्रेनर अपने टाइपिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होने वाला है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो मेंबर ऐश को आगे जाने देता है और फर्स्ट एंट्रेंस खुलती है। एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और कोई बोलता है कि ऐश मैं तुम्हें काफी देर बाद देख रही हूँ। ऐश काफी शॉक और कंफ्यूज हो जाता है, बट कुछ टाइम बाद रिवील किया जाता है कि वो थी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर आइरिस। यानी कि सबसे पहली बार एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर ऐश और आइरिस की बैटल होने वाली थी। ऐश काफी एक्साइटेड होता है, उसको पता था कि आइरिस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है, जिसके चलते वो सबसे पहले अपने ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है। आइरिस भी अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है ड्रैगनाइट को। ड्रैगनाइट अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ड्रैगनाइट स्टार्ट करता है ड्रैगन रश के साथ, बट ग्रीनिंजा उसको डॉज कर लेता है और वो वाटर पल्स का यूज करता है जो कि ड्रैगनाइट पर लग जाता है। यहाँ पर ग्रीनिंजा की स्पीड ड्रैगनाइट से ज्यादा थी, जिसके चलते वो डोमिनेट कर रहा होता है। ग्रीनिंजा ने ट्रेनिंग करते हुए कुछ आइस टाइप अटैक भी सीखे होते हैं, जिसके चलते वो ड्रैगनाइट को काफी डैमेज दे रहा होता है। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक, तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम्हें हर एक टाइपिंग के लिए प्लानिंग बनानी होगी और अपने पोकेमॉन्स को ऐसे अटैक सिखाने होंगे जो कि सामने वाले पोकेमॉन ट्रेनर की पूरी पोकेमॉन टीम को हरा दे। और अब वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है जो कि ड्रैगनाइट पर सुपर इफेक्टिव था। आइरिस का ड्रैगनाइट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और काफी इजीली ड्रैगनाइट को हरा देता है। आइरिस बोलती है कि तुम तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट अब मेरे कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं। आइरिस अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है हेक्सरस को। हेक्सरस और ग्रीनिंजा दोनों में ही काफी अच्छी बैटल होती है, बट ग्रीनिंजा अपने आइस टाइप अटैक्स का यूज करके हेक्सरस को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि आइरिस का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हेक्सरस था, जिसके चलते अब तुम ये मान सकते हो कि हम ये बैटल जीत चुके हैं। अब आइरिस के पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बचा है। आइरिस एक स्माइल देती है और वो अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजती है गार्चॉम्प को, जिसको देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन तुमने गार्चॉम्प को कब कैच किया? आइरिस बोलती है कि ये वही गिबल है जिसको मैंने यूनोवा रीजन में कैच किया था, अब ये फुली इवॉल्व हो चुका है गार्चॉम्प में। सिंथिया से हारने के बाद मुझे उसका गार्चॉम्प काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जिसके चलते मैंने अपने गिबल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी और उसको फुली इवॉल्व करा दिया। और इतना ही नहीं, मैं इसको मेगा इवॉल्व भी कर सकती हूँ। आइरिस अपने कीस्टोन को बाहर निकालती है और गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्चॉम्प में। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं ऐसे देख लूंगा। बैटल स्टार्ट होती है और आइरिस का गार्चॉम्प उसके बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, बट ऐश का ग्रीनिंजा भी कम नहीं था, उसकी स्पीड अभी भी गार्चॉम्प से ज्यादा थी। वो आइस टाइप अटैक का यूज करके गार्चॉम्प को डैमेज देते जा रहा था। गार्चॉम्प भी वीक नहीं था, वो भी ग्रीनिंजा को काफी डैमेज देकर उसको थका देता है। पर लास्ट में ऐश का ग्रीनिंजा ये बैटल जीत जाता है। उसने सिंगल हैंडेडली ऐश को सबसे पहली टाइप बैटल जिता दी थी। आइरिस को बिलीव नहीं होता है कि ऐश ने उसको इतना इजीली हरा दिया। वो अपने हार को एक्सेप्ट कर दिया और ऐश को कांग्रेट्स बोलती है जीतने के लिए। वो बोलती है कि तुम्हारा ग्रीनिंजा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। हालांकि मुझे ड्रैगन टाइप के अलावा कोई और पोकेमॉन्स उतने पसंद नहीं आते, बट ये कुछ स्पेशल है।
ऐश बोलता है कि हाँ मैंने इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, अब मुझे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ना होगा। ऐश सेकंड एंट्रेंस में आता है और वहाँ पर होता है बग टाइप पोकेमॉन ट्रेनर एरन। वो बोलता है कि ऐश तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा, बट इस बार तुम मुझसे बैटल करके बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हो। वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है ड्रेपियन को। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन था और उसके अटैक सुपर इफेक्टिव थे बग टाइप पर। ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व भी कर लेता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वो अपने फायर टाइप अटैक्स का यूज करके ड्रेपियन को काफी इजीली डिफीट कर देता है। एरन के बाकी दो पोकेमॉन्स होते हैं वेस्पिक्वीन और हेराक्रोस, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा हेराक्रोस में। चार्जार्ड इन दोनों को भी काफी इजीली डिफीट कर देता है और ऐश आगे प्रोसीड होता है। वो जाता है थर्ड एंट्रेंस में जहाँ पर होता है फायर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर फ्लिंट। ये एक इलाइट 4 मेंबर था और काफी स्ट्रॉन्ग था। ये ऐश के लिए एक असली चैलेंज होने वाला था। फ्लिंट बोलता है कि ऐश अभी तक तुमने काफी इजीली ट्रेनर्स को डिफीट कर लिया है, बट मुझसे बैटल करते हुए तुम्हें काफी दिक्कत आने वाली है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी डिफीट कर दूंगा। फ्लिंट बोलता है कि देखते हैं। वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है रैपिड ऐश को। वहीं पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐश अपने ग्रेनिंजा को सेंड करता है। ग्रेनिंजा काफी ज्यादा इजीली रैपिड ऐश को डिफीट कर देता है। फ्लिंट अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है मैग्मोटर को। ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डिफीट करना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, और ऐसा ही होता है। मैग्मोटर ग्रेनिंजा को डोमिनेट करता है, पर लास्ट में ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में और वो जायंट बॉर्डर शूरिकन का यूज करके मैग्मोटर को डिफीट कर देता है। फ्लिंट बोलता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है इन्फरनेप को। ऐश बोलता है कि मैंने फ्लिंट के इन्फरनेप को काफी टाइम बाद देखा है। ब्रॉक बोलता है कि फ्लिंट के इन्फरनेप को अंडर एस्टिमेट मत करना, सिनो रीजन के अंदर तुम्हारे इन्फरनेप को हराने वाला ये इकलौता पोकेमॉन था। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद है और अब मैं इसका बदला लेने वाला हूँ। ऐश अपने ग्रेनिंजा को स्टार्ट करने बोलता है जायंट बॉर्डर शूरिकन से, जिसको इन्फरनेप डॉज कर लेता है और यूज करता है डिग अटैक का। फिर वो ग्रेनिंजा के नीचे से आकर उसके ऊपर फ्लायर ब्लिट्स का यूज करता है, जिसका ग्रेनिंजा के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं होता है। ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर पल्स का, जो कि इन्फरनेप पर लग जाता है। इसी तरह बैटल आगे बढ़ती है। इन्फरनेप अपने ब्लेज एबिलिटी में आ जाता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बट उसकी ब्लेज एबिलिटी ऐश के इन्फरनेप से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही होती है। वो ना ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और ज्यादा गुस्सा भी नहीं था। उसकी आंखें लाल नहीं थी, उसके सर की आग भी नहीं बढ़ी हुई थी, वो बस ऑरेंज कलर में ग्लो हो रहा था। ऐश बोलता है कि इससे तो अब प्रूफ हो जाता है कि मेरा इन्फरनेप एक अल्फा इन्फरनेप है, क्योंकि फ्लिंट का इन्फरनेप काफी डिफरेंट है अपने ब्लेज एबिलिटी में। फ्लिंट के इन्फरनेप के ब्लेज एबिलिटी को देखकर ऐश फ्लिंट से पूछता है कि क्या तुम्हारे इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी डिफरेंट। फ्लिंट बोलता है कि नहीं, सारे इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी बिल्कुल सेम होती है। ऐश बोलता है पर मेरे इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी काफी डिफरेंट है, जिसमें जाने के बाद उसके सर की आग बढ़ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, साथ में उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्लिंट बोलता है कि तो तुम्हारा इन्फरनेप एक अल्फा इन्फरनेप हो सकता है। ऐश बोलता है क्या सच में? मेरे पास ऑलरेडी एक अल्फा इलेक्टिवायर है और अब मेरे पास शायद से एक अल्फा इन्फरनेप भी आ चुका है। मेरे पास दो काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स है। फ्लिंट बोलता है कि हाँ, बट अभी हम बैटल पे ध्यान देते हैं। ऐश बोलता है ठीक है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फुल पावर में थे। फ्लिंट का इन्फरनेप ब्लेज एबिलिटी में था, वहीं पर ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व था। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस फाइट होती है। ग्रेनिंजा ऑलरेडी काफी थक चुका था, जिसके चलते इन्फरनेप भारी पड़ रहा था, बट ग्रेनिंजा हार मारने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में ऐश अपने ग्रेनिंजा को बोलता है जायंट बॉर्डर शूरिकन यूज करने। वहीं पर फ्लिंट का इन्फरनेप अपने फुल पावर से यूज करता है फ्लायर ब्लिट्स का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे हर तरफ फॉग आ जाता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल एक टाई है। फ्लिंट आके ऐश को कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये बैटल मैं ही जीता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे एक पोकेमॉन को हरा दिया है और इस टाइप स्टेडियम के अंदर एक पोकेमॉन का हारना भी तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब तुम्हें बाकी टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन से बैटल करके निकालना होगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। फ्लिंट ऐश को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और ऐश आगे बढ़ता है। ब्रॉक ऐश से बोलता है कि तुम्हारे ग्रेनिंजा को नहीं हारना चाहिए था, अब तुम्हें बाकी 5 पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। ऐश ने ऑलरेडी 3 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। अब वो 4th एंट्रेंस में जाता है, जहाँ से निकलता है वाटर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर। वाटर टाइप ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वॉलेस होता है, जिससे ऐश ने ऑलरेडी पोकेमॉन जर्नीज में बैटल कर रखी होती है। ये इनका फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन था। वॉलेस बोलता है कि फाइनली हम एक री बैटल करने जा रहे हैं और इस बार मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं जीतने दूंगा। वॉलेस अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है वेलॉर्ड को। ये काफी ज्यादा बड़ा पोकेमॉन था। अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐश भेजता है अपने पिकाचू को, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। ये सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स पर सुपर इफेक्टिव होगा। वेलॉर्ड स्टार्ट करता है सर्फ अटैक के साथ। ये सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स पर सुपर इफेक्टिव होगा। वेलॉर्ड स्टार्ट करता है सर्फ अटैक के साथ। ऐश अपने पिकाचू को वहीं पर
ऊपर खड़े रहने बोलता है और जैसे उसके ऊपर सर्फ अटैक लगता है ऐश अपने पिकाचू को थंडर यूज करने बोल देता है, जिससे ऐश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक की पावर डबल हो जाती है और वेलॉर्ड एक ही अटैक में हार जाता है। ये देखकर वॉलेस काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और भेजता है अपने सेकंड पोकेमॉन माइलोटिक को। माइलोटिक के आते ही ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे माइलोटिक हार जाता है। ऐश बोलता है कि वॉलेस जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा वीक निकले, तुम्हारा थर्ड पोकेमॉन कौन सा होगा। वॉलेस काफी ज्यादा घबरा चुका था, वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है गैराडोस को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा गैराडोस में। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गैराडोस हाइपर बीम का यूज करके खत्म कर देता है। मेगा गैराडोस वॉलेस के बाकी पोकेमॉन से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। ऐश अपने पिकाचू के इलेक्ट्रो वेब यूज करने बोलता है, जिसको गैराडोस डॉज करने जाता है, बट वो अटैक गैराडोस पर लग जाता है और वो जमीन पर फंस जाता है। इसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने पिकाचू को बोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। अब गैराडोस मूव नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रैप हो चुका था, जिसके चलते यह अटैक गैराडोस पर लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। वॉलेस अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, बट वो मूव नहीं कर पाता। वॉलेस काफी शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि गैराडोस अब पैरालाइज हो चुका है, तुम्हारे पास यही मौका है ऐश। ये सुनकर ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोल देता है और इसका यूज करके पिकाचू गैराडोस को डिफीट कर देता है, जिससे अब ऐश ने 4 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। वॉलेस ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलता है और बोलता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। भले ही मैं होइन का चैंपियन रह चुका हूँ, बट तुम्हारे आगे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ऐश को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वो जाता है 5वें एंट्रेंस में, जहाँ से निकलता है नॉर्मल टाइप पोकेमॉन ट्रेनर, जो कि और कोई नहीं मे के फादर नॉर्मन थे। ऐश ने जब पिछली बार नॉर्मन से फाइट किया था तो उसको काफी डिफिकल्टी हुई थी वो बैटल जीतने में, बट इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। नॉर्मन बोलता है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर काफी अच्छा लगा और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल रहा हूँ, यानी कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो। नॉर्मन बोलता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मुझे पता चला था कि तुम होइन लीग हारे हो, बट लीग हारने से लेकर अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने तक आ चुके हो, जो कि एक काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट उसके लिए तुम्हें हमें हराना होगा। नॉर्मन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है विगोरॉथ को। ऐश ब्रॉक से पूछता है कि नॉर्मल टाइप पोकेमॉन के सामने मैं कौन से पोकेमॉन का यूज करूं। ब्रॉक बोलता है कि नॉर्मल टाइप सिर्फ एक ही टाइपिंग से वीक है, जो कि है फाइटिंग टाइप, और करंटली तुम्हारे पोकेमॉन टीम में कोई भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन नहीं है। ऐश बोलता है कि तो क्या मैं कौन सा भी पोकेमॉन यूज कर लूं। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, तुम्हारा म्यूटू मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा म्यूटू एक्स में, जिसमें जाने के बाद वो बन जाता है एक साइकिक और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, तो तुम उसे यूज कर सकते हो। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने म्यूटू को बाहर निकाल देता है, जो कि एक शाइनी म्यूटू था। नॉर्मन इसको देखकर काफी शॉक रह जाता है। नॉर्मन बोलता है कि जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था तो तुम्हारे पास अनइवॉल्व पोकेमॉन्स थे, जो कि नॉन लेजेंडरी थे, बट अब मैं देख सकता हूँ कि तुम कैसे इंप्रूव हुए हो। ऐश अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है ऑरा स्पीयर अटैक का, जिसको विगोरॉथ डॉज कर लेता है। फिर वो यूज करता है स्लैश अटैक का, जिसका म्यूटू पे कोई भी डैमेज नहीं होता और म्यूटू दोबारा से ऑरा स्पीयर का यूज करता है। इस बार यह अटैक विगोरॉथ पर लग जाता है और इससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और विगोरॉथ हार जाता है। नॉर्मन अपने विगोरॉथ को वापस बुलाता है और अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है स्लेकॉथ को। ब्रॉक बोलता है कि नॉर्मन तो पिछले टाइम की तरह बिल्कुल सेम पोकेमॉन टीम यूज कर रहा है। ऐश बोलता है कि हाँ, और बिल्कुल पिछले बार की तरह इस बार भी मैं जीतने वाला हूँ। स्लेकॉथ यूज करता है थ्रैश अटैक का। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, बट म्यूटू बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है और यूज करता है ऑरा स्पीयर का, जिसको स्लेकॉथ डॉज कर लेता है, पर तभी मेगा म्यूटू एक्स एक और ऑरा स्पीयर का यूज कर देता है और इस बार ये अटैक स्लेकॉथ पर लग जाता है, जिससे स्लेकॉथ काफी ज्यादा इजीली हार जाता है। नॉर्मन बोलता है कि अब मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाला है। वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है स्लेकिंग को। ब्रॉक बोलता है कि इसको हराना काफी टफ होने वाला है, क्योंकि इसके बेस स्टैट टोटल 670 है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स कम है। ये काफी स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। स्लेकिंग सो रहा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को ऑरा स्पीयर यूज करने बोलता है, जो कि स्लेकिंग पर लग जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। स्लेकिंग को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, वो उठ जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सबसे पहले वो यूज करता है स्लैक ऑफ अटैक का, जिससे उसका डैमेज रिकवर हो जाता है। फिर वो हैमर आर्म का यूज करता है, जिसको मेगा म्यूटू एक्स काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। स्लेकिंग की स्पीड काफी कम थी। मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है साइकिक अटैक का, जिसको स्लेकिंग डॉज कर लेता है। फिर वो यूज करता है थ्रैश अटैक का, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था और इस बार ये मेगा म्यूटू एक्स पर लग जाता है। मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है और इसके बदले में म्यूटू यूज करता है साइको कट अटैक का, जिसका स्लेकिंग पर डैमेज पड़ता है। स्लेकिंग वापस से थ्रैश अटैक का यूज करता है, बट इस बार मेगा म्यूटू एक्स इसको डॉज कर लेता है और स्लेकिंग कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक बार थ्रैश अटैक को यूज करने के बाद एक पोकेमॉन लगातार उसी अटैक को यूज करते रहता है जब तक वो कंफ्यूज ना हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही स्लेकिंग के साथ हुआ। नॉर्मन अपने स्लेकिंग को यूज करने बोलता है हैमर आर्म अटैक, जो कि वो खुद पर ही मार लेता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। फिर मेगा म्यूटू एक्स ऑरा स्पीयर का यूज करके इस बैटल को खत्म कर देता है, यानी कि अब ऐश ने टोटल 5 टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और वो मेगा म्यूटू एक्स को
गले लगा लेता है, जो कि अब बेस फॉर्म में आ गया था। नॉर्मन ऐश से हाथ मिलाता है और वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, मेरे अकॉर्डिंग तुम डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर बनने वाले हो। अब आगे के पोकेमॉन ट्रेनर से संभल के बैटल करना। ऐश नॉर्मन को थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे करके ऐश हर एक टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करते रहता है और अब वो फाइनली 10 टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर चुका था, जो कि थे नॉर्मल, फायर, वाटर, बग, ग्रास, इलेक्ट्रिक, आइस, फाइटिंग और पॉइजन। अब ऐश को सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करना था। उसके 3 पोकेमॉन्स हार चुके थे, जो कि थे चार्जार्ड, ग्रेंजा और हुपा। उसके पास अब बस 3 पोकेमॉन्स बचे थे जिनका यूज करके उसको बाकी ट्रेनर्स को डिफीट करना था। करंटली ऐश काफी सही जा रहा था क्योंकि उसने 3 पोकेमॉन्स का यूज करके 10 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। ऐश अगले एंट्रेंस में जाता है जहाँ से निकलता है ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ट्रेनर जियोवानी। ऐश काफी शॉक हो जाता है कि एक एविल टीम लीडर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। जियोवानी बोलता है कि यहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर को उनके पावर और एबिलिटी के बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, ना कि उनके काम पर, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है आर्सियस को, जो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। वहीं पर जियोवानी अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है राइपीरियर को। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश अपने आर्सियस की मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करके उसको वाटर टाइप प्लेट देता है और कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल टाइप से एक वाटर टाइप पोकेमॉन में। आर्सियस यूज करता है वाटर टाइप जजमेंट अटैक का और वो राइपीरियर को 1 हिट नॉकआउट कर देता है। जियोवानी अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है किंगलर को, जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। ऐश अपने आर्सियस से वाटर टाइप प्लेट ले लेता है और उसको इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट देता है। आर्सियस इलेक्ट्रिक टाइप के जजमेंट अटैक का यूज करके एक ही हिट में किंगलर को भी डिफीट कर देता है। जियोवानी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना ऐश ने सोचा था। अब जियोवानी अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालता है और स्माइल लेता है। उसका थर्ड पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि म्यूटू था। ऐश अपने आर्सियस का इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट वापस लेता है और उसको डार्क टाइप प्लेट दे देता है, जिससे वो एक डार्क टाइप पोकेमॉन बन गया था। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस फाइट होती है, बट आर्सियस ने ऑलरेडी काफी बार म्यूटू से फाइट कर रखी थी, जिससे उसको एक्सपीरियंस हो चुका था कि अगर अपोनेंट में म्यूटू पोकेमॉन आ जाए तो उसको कैसे हराया जाए। अपने एक्सपीरियंस का यूज करके आर्सियस ज्यादा डैमेज नहीं लेता और वो काफी ज्यादा इजीली जियोवानी के म्यूटू को डिफीट कर देता है। जियोवानी काफी शॉक रह जाता है क्योंकि म्यूटू भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि इतना इजीली नहीं हार सकता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे ट्रेनिंग का नतीजा है, जिसके चलते उसको म्यूटू से बैटल करने का एक्सपीरियंस मिल गया और साथ में वो लेवल अप भी हो गया, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन चुका है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा ब्रॉक। अब जियोवानी से हाथ मिलाकर ऐश आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे कर 17 टाइप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका एस पोकेमॉन आर्सियस था और वो भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। अब ऐश लास्ट एंट्रेंस में जाता है, यानी कि 18 एंट्रेंस, जो कि साइकिक टाइप की थी। काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और सामने से सबरीना आती है, जिसको ऐश ने काफी टाइम बाद देखा था। सबरीना को देखते ही ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनको याद आ जाता है कि लास्ट टाइम जब वो सबरीना से मिले थे तो क्या हुआ था, बट इस बार सबरीना काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी। वो ऐश को बोलती है कि मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, पर जरूर तुम बैटल्स में मुझसे डर सकते हो क्योंकि मैं एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। ऐश बोलता है कि ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबरीना अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है मिस्टर माइम को। वहीं पर ऐश भेजता है अपने आर्सियस को, जिसको देखकर सबरीना काफी शॉक रह जाती है और वो बोलती है कि क्या एक गॉड पोकेमॉन, इसको तुमने कैसे कैच कर लिया। ऐश बोलता है कि वो एक काफी लंबी स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें जीतने के बाद बताता हूँ। सबरीना बोलती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम जीतने वाले हो, मैं तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तोड़ूंगी। मिस्टर माइम एक साइकिक और फायर टाइप पोकेमॉन था। वो अपने आर्सियस की मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करता है और उसको दे देता है पॉइजन टाइप प्लेट, जिससे अब आर्सियस का जजमेंट अटैक पॉइजन टाइप का बन जाएगा, जो कि सुपर इफेक्टिव होगा मिस्टर माइम पर। आर्सियस स्टार्ट करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक के साथ, जिसको मिस्टर माइम डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ता है। मिस्टर माइम यूज करता है मिमिक अटैक का, जिससे वो आर्सियस के अटैक को कॉपी करके उसके ऊपर एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करता है, जो कि आर्सियस पर लग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि भले ये देखने में एक वीक अपोनेंट लग रहा हो, बट ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है। आर्सियस यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, बट मिस्टर माइम अपने आप को चारों तरफ से बैरियर से कवर कर लेता है, जिससे आर्सियस का अटैक मिस्टर माइम पे नहीं लगता है। सबरीना बोलती है कि मिस्टर माइम अब उस बैरियर के अंदर ही रहो। ऐश बोलता है कि आर्सियस हमें कुछ ना कुछ करके उस बैरियर को तोड़ना होगा। आर्सियस अपने फुल पावर से हाइपर बीम अटैक का यूज करता है, जिससे वो बैरियर टूट जाता है। साथ में वो हाइपर बीम मिस्टर माइम पर भी लग जाती है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। किसी तरह से मिस्टर माइम वापस से खड़े हो जाता है। ऐश अपने आर्सियस को यूज करने बोलता है पॉइजन टाइप का जजमेंट अटैक। जैसे ही अटैक मिस्टर माइम पर लगने वाला होता है, वो सब्स्टिट्यूट अटैक का यूज कर लेता है, जिससे एक डॉल उसके जगह पर आ जाती है। सारे मीटियोर डॉल के ऊपर लग जाते हैं। आर्सियस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिस्टर माइम यूज करता है मिमिक अटैक का,
जिससे वो जजमेंट अटैक का यूज करता है और वो अटैक आरसीएस के ऊपर लग जाता है। मिस्टर माइम ऐश को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो आरसीएस को बोलता है चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करो। आरसीएस बिल्कुल वैसा ही करता है, पर मिस्टर माइम यूज करता है रिफ्लेक्ट अटैक का, जिससे वो अटैक आरसीएस पर ही लग जाता है और आरसीएस को डैमेज पड़ता है। मिस्टर माइम आरसीएस को ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं दे पाया था, बट वो आरसीएस को थका रहा था और शायद यही सबीना की स्ट्रैटेजी थी। वो काफी ज्यादा खुश होती है मिस्टर माइम की परफॉर्मेंस से और बोलती है कि ऐश भले तुम्हारे पास गॉड पोकेमॉन है, बट स्ट्रैटेजी के बिना तुम इस बैटल को नहीं जीत सकते हो। अब तुम्हें इस टाइप टूर्नामेंट को वापस से स्टार्ट करना होगा, जिससे तुम्हारे पास अब काफी कम टाइम बचेगा। ऐश बोलता है कि रुको सबरीना, ये बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो अपने आरसीएस को यूज करने बोलता है हाइपर वॉइस अटैक का, जिसका मिस्टर माइम पे डैमेज पड़ता है। वो पहले से ही काफी ज्यादा वीक हो चुका था, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए आरसीएस हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे मिस्टर माइम हार जाता है। सबरीना अपने मिस्टर माइम को वापस बुलाती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम मेरे बाकी 2 पोकेमॉन्स पर छोड़ दो। सबीना अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है गेंगार को, जो कि ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ऐश के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। ऐश को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये गेंगार उसके साथ खेल क्यों रहा है, जबकि वो सबीना का पोकेमॉन है। मिस्टी बोलती है कि कहीं ये वही हॉन्टर तो नहीं है जिसको तुमने सबीना को दिया था उससे जिम बैटल करने के बाद, और शायद अब ये इवॉल्व हो चुका हो। सबीना बोलती है कि हाँ, ये वही हॉन्टर है और ये अभी भी ऐश को नहीं भूला है। ऐश गेंगार को गले लगाता है और उसके साथ खेलता है। सबीना बोलती है कि गेंगार वापस आ जाओ और बैटल में ध्यान दो। सबीना की बात सुनकर गेंगार बैटल में बिल्कुल सीरियस हो जाता है। सबीना अपने कीस्टोन को बाहर निकालती है और वो गेंगार को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गेंगार में, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अब ऐश अपने आरसीएस का पॉइजन टाइप प्लेट वापस लेता है और वो उसको डार्क टाइप प्लेट दे देता है, जिससे अब उसका जजमेंट अटैक डार्क टाइप का हो जाएगा, जो कि सुपर इफेक्टिव है मेगा गेंगार पर। बैटल स्टार्ट होती है। गेंगार आरसीएस को ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा होता है, बट वो टेलीपोर्ट कर करके आरसीएस को काफी थका देता है। ब्रॉक बोलता है कि सबीना की स्ट्रैटेजी शायद मुझे समझ में आ गई है। वो आरसीएस को पहले अपने 2 पोकेमॉन्स का यूज करके थकाना चाहती है, फिर जब वो थक जाएगा तो वो अपने 3rd पोकेमॉन का यूज करके आरसीएस को डिफीट कर देगी। ब्रॉक की बात सुनकर ऐश अपने आरसीएस को बोलता है कि आरसीएस अटैक करना बंद कर दो। आरसीएस अटैक करना बंद कर देता है। सबीना और गेंगार दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरसीएस ने अटैक करना बंद क्यों कर दिया है, और अब क्योंकि वो अटैक नहीं कर रहा था, इसके चलते गेंगार को मजबूरी में खुद ही अटैक करना पड़ता है। वो यूज करता है शैडो बॉल का। ऐश बोलता है कि आरसीएस यही मौका है, फुल पावर से यूज करो जजमेंट अटैक का, जो कि गेंगार पर लग जाता है। वहीं पर शैडो बॉल भी आरसीएस पर लग जाता है। दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, बट गेंगार को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा था। वो ऑलमोस्ट फेंट हो गया था और खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐश बोलता है कि आरसीएस यही मौका है, अर्थ पावर अटैक का यूज करके डिफीट कर दो गेंगार को। आरसीएस बिल्कुल ऐसा ही करता है। इस अटैक के लगने के बाद मेगा गेंगार अपने बेस फॉर्म यानी कि गेंगार के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार चुका था। अब सबीना के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था, वहीं पर ऐश के पास भी एक ही पोकेमॉन आरसीएस बचा होता है। सबीना के 2 पोकेमॉन हार चुके थे। वो अपने मेगा गेंगार को वापस बुलाती है, बट वो काफी खुश होती है। वो बोलते हैं कि गेंगार और मिस्टर माइम दोनों ने अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ मेरे 3rd पोकेमॉन के ऊपर है। आरसीएस ने काफी सारी बैटल करी होती है और वो काफी थका हुआ होता है, क्योंकि मिस्टर माइम और गेंगार काफी डिफेंसिव थे। ऐश बोलता है कि तुम्हारे दोनों पोकेमॉन काफी डिफेंसिव थे, जिसके चलते आरसीएस काफी थक चुका है, बट अगर एक अटैकिंग पोकेमॉन इसके सामने आता है तो वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। सबीना बोलती है कि चलो देखते हैं। वो अपने 3rd पोकेमॉन की तरह भेजती है अलकाज़ाम को। ये वही अलकाज़ाम था जिसके साथ ऐश ने आब्रा और कडाब्रा के फॉर्म में बैटल करी थी और ऐश को इसने काफी परेशान किया हुआ था। ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं कि ये पहले काफी स्ट्रॉन्ग था, तो ये अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, संभल के ऐश। ऐश बोलता है कि तभी मैं इनएक्सपीरियंस था और मेरे पास उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी नहीं थे, सारे अनइवॉल्व थे, बट अब मेरे पास सारे एक्सपीरियंस पोकेमॉन है और बैटल में आरसीएस है, इसके सामने अलकाज़ाम टिक नहीं पाएगा। मैं पहले का बदला जरूर लूंगा। सबीना बोलती है कि तुम्हारा आरसीएस काफी थका हुआ है, उसकी हालत तो देख लो फिर बात करो। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, इसी थके हुए आरसीएस ने काफी लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को डिफीट किया है, तुम्हारा अलकाज़ाम क्या है। सबीना बोलती है कि चलो ठीक है, देखते हैं। ऐश अपने आरसीएस का प्लेट वापस लेकर उसको घोस्ट टाइप प्लेट दे देता है। अब आरसीएस का जजमेंट अटैक घोस्ट टाइप का हो जाएगा, जो कि सुपर इफेक्टिव होगा अलकाज़ाम पर। सबीना अलकाज़ाम को मेगा इवॉल्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी गेंगार को मेगा इवॉल्व कर लिया था इस बैटल में। अलकाज़ाम स्टार्ट करता है शैडो बॉल अटैक के साथ। ये एक घोस्ट टाइप अटैक था, जो कि सुपर इफेक्टिव था घोस्ट टाइप के आरसीएस पर, जिससे आरसीएस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। आरसीएस यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। इससे अलकाज़ाम को भी काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि मैंने अपने आरसीएस को ये रिसेंटली सिखाया है, ये उसका न्यू अटैक है जिसको उसने ट्रेनिंग करते वक्त सीखा था। फिर आरसीएस यूज करता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का, ये भी आरसीएस का एक न्यू अटैक था। ये अलकाज़ाम पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है।
अब अलकाज़ाम यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो आर्चर्स को कंट्रोल करने लगता है। तभी ऐश अपने आर्चर्स को अर्थक्वेक यूज करने बोलता है, जिससे पूरी जमीन हिलने लगती है और अलकाज़ाम का कंसंट्रेशन हट जाता है, जिससे वो आर्चर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए आर्चर्स यूज कर देता है घोस्ट टाइप का जजमेंट अटैक। सबीना को पता था कि अगर ये अलकाज़ाम पर लग जाएगा तो वो डेफिनेटली हार जाएगा, पर अलकाज़ाम साइकिक पावर्स का यूज करके सारे मीटियोर को कंट्रोल करता है और वो आर्चर्स की तरफ ही उनको फेंक देता है। आर्चर्स हाइपर बीम का यूज करके सारे मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अलकाज़ाम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। अब अलकाज़ाम वापस से शैडो बॉल का यूज करता है, जिसको आर्चर्स इस बार हाइपर बीम का यूज करके खत्म कर देता है। आर्चर्स यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जिससे वो काफी तेजी से अलकाज़ाम के ऊपर अटैक करता है। अलकाज़ाम इसको डॉज नहीं कर पाता और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी आर्चर्स पीछे से एक और नया अटैक आइस बीम का यूज करता है, जिससे अलकाज़ाम जम जाता है। अब वो मूव नहीं कर सकता था कुछ टर्न्स के लिए। ब्रॉक बोलता है कि यही सही मौका है ऐश, इस बैटल को खत्म कर दो। ऐश अपने आर्चर्स को फुल पावर से जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है घोस्ट टाइप का, जिसको वो यूज कर देता है और सारे के सारे मीटियोर जाकर अलकाज़ाम पर लग जाते हैं, जिससे अलकाज़ाम नहीं बच पाता और वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। सबीना डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि अलकाज़ाम आर्चर्स को डिफीट कर देगा, बट वो आर्चर्स को टक्कर भी नहीं दे पाया। ऐश अपने आर्चर्स को गले लगा लेता है क्योंकि उसने उसको एक और इम्पोर्टेंट बैटल जिता ली थी। सबीना अपने अलकाज़ाम को वापस बुलाती है और वह ऐश से हाथ मिलाकर उसको कांग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का 3rd टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 3 टास्क बचे हुए हैं, जिसके बाद तुम फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे ये कहना पड़ेगा, तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और डेफिनेटली डिजर्व करते हो पोकेमॉन मास्टर बनना, बट अभी तुम्हारे लिए काफी सरप्राइजेस रखे हुए। आगे की जर्नी तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाली है। ऐश बोलता है कि कैसे सरप्राइजेस? सबीना बोलती है कि सरप्राइज सीक्रेट ही होता है, उसको बता दे तो मजा नहीं आता। अब तुम्हें सब कुछ आगे ही पता चलेगा, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स का यूज करके 18 अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया, जो कि 3 पोकेमॉन्स का यूज कर रहे थे। अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाती हो तो मैं काफी खुश होगी क्योंकि तुम कैंटो रीजन से ही बिलोंग करते हो। अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाती हो तो मैं काफी खुश होगी क्योंकि तुम कैंटो रीजन से ही बिलोंग करते हो। ऐश सबीना को थैंक यू बोलता है और वो स्टेडियम से निकलता है, जिसके बाहर उसको एक अवार्ड दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने टैप स्टेडियम के 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। ऐश उस सर्टिफिकेट और अवार्ड को लेकर आगे जाता है 4th एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर उसको 4 टास्क मिलेगा। सबसे पहले वो ऐश से पूछता है कि प्रूफ दिखाओ कि तुमने 3rd टास्क को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। ऐश अपना सर्टिफिकेट उस मेंबर को दिखाता है, जिसके बाद वो मेंबर ऐश को एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में काफी सारे टास्क लिखे हुए थे, जिनमें से एक को ऐश को सेलेक्ट करना था। ऐश एक पेपर उठा लेता है और वो उस मेंबर को देता है। वो मेंबर बोलता है कि तुमने लगातार 2 सबसे ज्यादा हार्ड टास्क चुन लिए हैं, ये पिछले टास्क से भी कहीं ज्यादा हार्ड होने वाला है। ऐश बोलता है कि ऐसा कौन सा टास्क है ये? पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर बताता है कि इस टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी एक रीजन के इलाइट फोर मेंबर को सिर्फ एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके डिफीट करना होगा। उसके अलावा तुम किसी और पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकते और ना ही उस पोकेमॉन को पूरे 4 इलाइट फोर से बैटल करते वक्त हील कर सकते हो, यानी कि उसी सिंगल पोकेमॉन को सारे इलाइट फोर मेंबर को हराना होगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि इलाइट फोर मेंबर ऑलमोस्ट चैंपियन के इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलता है कि इतना ही नहीं, सारे इलाइट फोर मेंबर 3 पोकेमॉन्स का यूज करेंगे और हर एक इलाइट फोर मेंबर एक फेनोमेना का यूज कर सकता है। ऐश बोलता है कि तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे रीजन के इलाइट फोर मेंबर है, मुझे किस रीजन के इलाइट फोर मेंबर से बैटल करनी है? पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलता है कि वो तुम्हें आगे जाके इलाइट फोर स्टेडियम के अंदर पता चल जाएगा, अभी के लिए यहाँ से तुम जा सकते हो। पोकेमॉन कमेटी मेंबर की बात मानकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड को अपना टास्क दिखाते हैं। वो गार्ड बोलता है कि तुम्हें लेफ्ट में पोकेमॉन इलाइट फोर स्टेडियम दिखेगा, जहाँ पर तुम पार्टिसिपेट करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस गार्ड को थैंक यू बोलते हैं और वो लेफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर उनको पोकेमॉन इलाइट फोर स्टेडियम दिख जाता है। वो स्टेडियम के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, पर तभी उनको वहाँ का गार्ड रोक लेता है और बोलता है कि करंटली कोई पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर बैटल कर रहा है। ऐश बोलता है कि लगता है मैं दोबारा से ट्रेनिंग कर टाइम पास करना होगा, जिसके बाद हम इस स्टेडियम में आएंगे। वो गार्ड बोलता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बैटल अभी खत्म होने वाली होगी और जैसे ही वो ट्रेनर बाहर निकलता है तुम इस स्टेडियम के अंदर जाकर इलाइट फोर से बैटल कर सकते हो। ऐश थोड़ा सा वेट करता है और फाइनली वो ट्रेनर बाहर आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफी शॉक रह जाते हैं कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन था, जिन्होंने उसके साथ काफी टाइम तक ट्रैवल किया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि उन्होंने 4 टास्क कंप्लीट कर लिया है। वो लोग उस ओल्ड मैन को आवाज देते हैं। वो ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर काफी शॉक रह जाता है और उनके पास आता है। ऐश बोलता है कि क्या तुम्हें 4 टास्क की तरह इलाइट फोर मेंबर्स को डिफीट करने का टास्क मिला था? मुझे भी यही सेम टास्क मिला है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ऐश बोलता है कि तुम तो हमसे काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हो। वो ओल्ड मैन कोई भी आंसर नहीं देता और वो काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। ऐश बोलता है कि क्या हुआ?
तभी वो गार्ड ओल्ड मैन को बुलाता है और बोलता है कि तुम थर्ड इलाइट फोर मेंबर पर जाकर हार गए, यानी कि अब तुम्हें सारे टास्क को रिस्टार्ट करना होगा, तुम्हें फर्स्ट टास्क से वापस से सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो ओल्ड मैन काफी डिसअपॉइंट होता है। ऐश भी ये सुनकर काफी शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम कैसे हारे। वो ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक मुझे काफी इजी टास्क मिल रहे थे, मुझे लगा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इजी है। मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंट था, बट इस टूर्नामेंट के लिए मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को चूज किया था। मैंने कैंटो के इलाइट फोर मेंबर को चूज किया था और सारे इलाइट फोर मेंबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते मैं हार गया। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना सब ये सुनकर काफी शॉक रह जाते हैं, बट वो उस ओल्ड मैन को मोटिवेट करते हैं कि तुम इन सारे टास्क को वापस से स्टार्ट करो, हम सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे लिए बाहर रुकेंगे। वो ओल्ड मैन बताता है कि उसको लगा था कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क काफी ज्यादा इजी है, जिसके चलते वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी का यूज करके सबसे स्ट्रॉन्ग इलाइट फोर मेंबर को चुना, जो कि कैंटो रीजन के थे, जिसके चलते वो थर्ड इलाइट फोर से बैटल करते वक्त हार जाता है। ऐश को और भी बात करनी थी उस ओल्ड मैन से, पर तभी वहाँ के गार्ड्स आके ओल्ड मैन को पकड़ के बाहर लेके चले जाते हैं। उसको फर्स्ट टास्क के वापस से सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे। ऐश को ओल्ड मैन के लिए काफी बुरा लगता है। ब्रॉक बोलता है कि तो तुमने क्या सोचा है, तुम कभी वही सेम टास्क मिला है जो कि ओल्ड मैन को मिला था। तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे वीक इलाइट फोर मेंबर कौन सा है और तुम किसको चूज करने वाले हो? ऐश बोलता है कि इन सब के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, तुम रिसर्च करके बताओ कि सबसे वीक इलाइट फोर कौन सा है। ब्रॉक रिसर्च करने के बाद बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वीक इलाइट फोर यूनोवा रीजन का इलाइट फोर है, उनके पास कोई फेनोमेना भी नहीं है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं यूनोवा रीजन के इलाइट फोर को तो बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाला हूँ। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सरीना बोलती है कि ऐश तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वीकेस्ट इलाइट फोर को सेलेक्ट करना होगा। ऐश बोलता है कि मैं शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को चूज करता हूँ बैटल करने के लिए, मुझे वीक अपोनेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वीक अपोनेंट को सेलेक्ट करके उनको हरा भी देता हूँ तो भी मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला है और मेरी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को डिफीट करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरी ट्रेनिंग भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप है। इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मेरा वेट कर रहे हैं बैटल करने के लिए, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को चूज करना चाहूंगा। मिस्टी, सरीना और ब्रॉक तीनों ही ऐश के बात से एग्री करते हैं, क्योंकि उसको आगे जाके और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बैटल करनी थी। ऐश बोलता है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किस इलाइट फोर से बैटल करने वाला हूँ, मैं बैटल करूंगा कैंटो रीजन के इलाइट फोर से। मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलाइट फोर मेंबर है। ओल्ड मैन भी उनसे हार गया था और मैं उन सबको जानता भी हूँ। ऐश के फ्रेंड्स ऐश के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और ऐश स्टेडियम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर उसको गार्ड्स रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करना है, पहले हमें ये बताओ कि तुम कौन सा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन लेके जाने वाले हो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने तो ये सोचा ही नहीं। ऐश बोलता है कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू है, मैं डेफिनेटली उसी को चूज करना चाहूंगा। ब्रॉक बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक फाइटिंग टाइप इलाइट फोर मेंबर ब्रूनो भी है, जिसके पास हो सकता है कि ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हो, तुम पिकाचू को लेकर जाकर काफी बड़ा रिस्क ले रहे हो। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू ने ऑलरेडी काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं इसी को लेके जाने वाला हूँ। सरीना बोलती है कि एक बार सोच लो ऐश, तुम ओल्ड मैन की तरह काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तभी पिकाचू पोकेबॉल से बाहर आता है। ऐश पिकाचू से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चैलेंज को फेस करने के लिए। पिकाचू भी बिल्कुल रेडी होता है और वो नहीं चाहता था कि ऐश उसके अलावा किसी और नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को चूज करे। ब्रॉक बोलता है चलो कोई बात नहीं, पिकाचू रेडी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोग ये चैलेंज पास कर लेंगे। ऐश पिकाचू को अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह सिलेक्ट कर लेता है। अब उससे ये पूछा जाता है कि तुम कौन से रीजन के इलाइट फोर से बैटल करना चाहोगे। इसके लिए ऐश बिल्कुल श्योर था, वो डायरेक्टली बोल देता है कि मैं कैंटो रीजन के इलाइट फोर से बैटल करना चाहूंगा। पोकेमॉन कमेटी मेंबर्स कैंटो को रजिस्टर कर देते हैं। वो ऐश को बोलते हैं कि अब तुम रीजन को चेंज नहीं कर सकते, अगर अब तुम यहाँ से हारते भी हो तो दोबारा टास्क कंप्लीट करके अगर तुमको ये वाला टास्क मिलता है तो तुम्हें कैंटो रीजन के ही इलाइट फोर से बैटल करना पड़ेगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं। वो मेंबर बोलता है कि एक फन फैक्ट बता दूं कि अभी तक सिर्फ 2 ही ट्रेनर्स ने कैंटो रीजन के इलाइट फोर को सिलेक्ट किया है, तुम थर्ड हो और पहले के दोनों ही ट्रेनर्स हार चुके थे, अब तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐश बोलता है कि मुझे टफ अपोनेंट ही पसंद है, मैं वो पहला ट्रेनर बनूंगा जो कि कैंटो के इलाइट फोर को डिफीट करेगा। वो गार्ड बोलता है ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कैंटो रीजन के इलाइट फोर की इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। कैंटो के इलाइट फोर में सबसे पहली आती है लॉरेल, जो कि एक आइस टाइप इलाइट फोर मेंबर है। सेकंड है ब्रूनो, जो कि एक फाइटिंग टाइप का इलाइट फोर मेंबर है। थर्ड है अगाथा, जो कि घोस्ट टाइप में स्पेशलाइज करती है। और फोर्थ है लैंस, जो कि एक ड्रैगन टाइप का इलाइट फोर मेंबर है, ये आगे जाके चैंपियन भी बन जाता है। ऐश बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। वो गार्ड बोलते हैं कि ठीक है तुम अब स्टेडियम में जा सकते हो। ऐश आगे बढ़ता है और फर्स्ट गेट खुलता है, जिसमें से निकलती है घोस्ट टाइप इलाइट फोर मेंबर अगाथा। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम ऐश केचप है, जो कि पैलेट टाउन से बिलोंग करता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना सब काफी हंसने लगते हैं और ऐश काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ऐश केचप नहीं है, मेरा नाम ऐश केचप है और तुमने सही कहा, मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ, मैंने तुमसे इससे पहले बैटल कर रखी है। अगाथा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें
कैसे भूल सकती हूँ, मेरा पुराना राइवल प्रोफेसर ओक भी उसी टाउन से बिलोंग करता है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सब काफी शॉक रह जाते हैं कि प्रोफेसर ओक की राइवल इलाइट फोर अगाथा है। उनको ये भी नहीं पता था कि प्रोफेसर ओक एक पोकेमॉन ट्रेनर रह चुके हैं। अगाथा बोलती है कि चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बैटल स्टार्ट करते हैं। अगाथा अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है अर्बॉक को। ऐश बोलता है कि मैंने इससे काफी बैटल कर रखी है, इसको हराने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐश अपने इकलौते नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह चूज करता है पिकाचू को। ऐश पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। अगाथा अपने अर्बॉक को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलती है और जैसे ही पिकाचू पास आता है, अगाथा अपने अर्बॉक को व्रैप अटैक यूज करने बोल देती है, जिससे वो पिकाचू को लपेट लेता है। अब पिकाचू वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। ऐश अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट यूज करने बोलता है, पर अर्बॉक ने पिकाचू को काफी बुरी तरीके से पकड़ के रखा था, जिसके चलते वो कोई भी अटैक यूज नहीं कर पा रहा था। अगाथा अपने अर्बॉक को पॉइजन स्टिंग अटैक यूज करने बोल देती है, जिसका पिकाचू पे काफी डैमेज होता है। इसी तरह से अर्बॉक पिकाचू के ऊपर अटैक करते रहता है और पिकाचू उसके व्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी ऐश नोटिस करता है कि अर्बॉक ने पिकाचू के बॉडी को तो ट्रैप करके रखा है, बट उसके टेल को ट्रैप नहीं किया है, जिससे ऐश को एक स्ट्रेटेजी आती है और वो पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अर्बॉक को काफी डैमेज पड़ता है और वो पिकाचू को छोड़ देता है। फिर ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब यूज करने बोलता है, जिससे अर्बॉक फंस जाता है। फिर एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक का यूज करके पिकाचू अर्बॉक को खत्म कर देता है। अगाथा का एक पोकेमॉन हार चुका था, अब उसके पास बस 2 पोकेमॉन बाकी थे। वो अपने अर्बॉक को वापस बुलाती है और अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ भेजती है क्रोबैट को, जो कि काफी फास्ट लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि याश तुम्हारे पास यहाँ पर एडवांटेज है, क्रोबैट एक पॉइजन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव है, तुम इसको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते हो। बैटल स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही याश अपने पिकाचू को फुल पावर से थंडर अटैक यूज करने बोलता है, बट अपने स्पीड का यूज करके क्रोबैट उसको काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो पिकाचू के पीछे आ जाता है। अगाथा बोलती है कि क्रोबैट लीच लाइफ का यूज करो, जिससे वो पिकाचू का ब्लड पीना और क्रोबैट को एनर्जी मिलते जा रही थी। ब्रॉक बोलता है कि इससे सिर्फ तुम्हारा पिकाचू वीक ही नहीं होगा, बल्कि शायद वो बच भी ना पाए, क्योंकि ये काफी डेंजरस अटैक है, तुमको कुछ ना कुछ करना होगा। ऐश को याद आता है कि क्रोबैट पिकाचू के कांटेक्ट में है और वो अपने पिकाचू को फुल पावर से थंडर अटैक यूज करने बोल देता है। अब क्योंकि क्रोबैट पिकाचू का ब्लड पी रहा था, इसलिए वो पिकाचू से हट नहीं पाता और पिकाचू फुल पावर से थंडर अटैक। क्रोबैट पिकाचू के काफी पास था, जिसके चलते उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो एक ही अटैक में हार जाता है। अगाथा ये देखकर शॉक रह जाती है। ऐश ने 2 बैटल में 2 काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का और दोनों ही बार उसने अगाथा को डिफीट कर दिया। वो ऐश के स्ट्रेटेजी को काफी अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि मेरे 2 पोकेमॉन को तो तुमने हरा दिया, बट मेरा 3rd पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तभी ऐश पिकाचू को देखता है और पिकाचू काफी वीक लग रहा था। क्रोबैट ने उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया था। अब अगाथा के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था, बट ऐश नोटिस करता है कि उसका पिकाचू काफी ज्यादा वीक लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि भले ही क्रोबैट हार गया, बट उसने तुम्हारे पिकाचू का ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके चलते वो बैटल में तो वीक हो चुका है, बट ये लॉन्ग टर्म वीकनेस हो सकती है। तुम्हें अपने पिकाचू को जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर लेकर जाना होगा। ऐश बोलता है कि बट यहाँ पर तो अपने पोकेमॉन को वापस लेके जाना अलाउड नहीं है। अगाथा बोलती है कि अगर तुम इस स्टेडियम से बाहर निकलकर अपने पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर में हिल कराने जाते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि तुम ये टास्क हार चुके हो और तुम्हें दोबारा से सारे टास्क करने होंगे। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे सारे ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली तुम दोबारा टास्क कर सकते हो, बट तुम्हारे पिकाचू की हेल्थ यहाँ पर जरूरी है। ऐश एक काफी गहरी सोच में चले जाता है, उसने काफी टाइम लगाकर और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था। सैना बोलती है कि तुम्हारे पोकेमॉन की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम ये सब दोबारा कर सकते हो। अगाथा बोलती है कि एक और बैड न्यूज ये है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जब 1 महीना बचा था तो शायद से तुमको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा और अब 23 डेज हो चुके हैं। अगर तुम 7 डेज के अंदर ये सारे टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए और 10 साल वेट करना होगा, क्योंकि ये चैंपियनशिप हर 10 साल में एक बार होती है। ऐश काफी गहरी सोच में चले जाता है। फिर वो अपने पिकाचू को पोकेमॉन सेंटर में ले जाने का डिसाइड करता है। वो अपने पिकाचू को उठाने ही वाला होता है, पर पिकाचू वहाँ से भाग जाता है। वो ऐश को पोकेमॉन सेंटर जाने से मना कर देता है। पिकाचू बोलता है कि वो अभी बैटल करने लायक है। ऐश बोलता है कि पिकाचू तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, तुम्हें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा, पर पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता। ऐश बोलता है कि अच्छा पिकाचू, अगर तुम यही चाहते हो तो हम बैटल कंटिन्यू करेंगे। अगाथा बोलती है कि तुम्हारा पिकाचू काफी स्पेशल है, मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जहाँ पर मेरा क्रोबैट सामने वाले पोकेमॉन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादातर ट्रेनर यहीं से वापस चले जाते हैं। पर पिकाचू बैटल पे काफी फोकस्ड है और तुम्हें ये किसी भी कीमत पे बैटल जिताना चाहता है। चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। अगाथा अपने 3rd पोकेबॉल को निकालती है और बोलती है कि अब सब कुछ तुम पर है, और वो भेजती है अपने गेंगार को। अगाथा का गेंगार बाकी गेंगार से काफी ज्यादा अलग लग रहा था, उसकी आंखें रेड के जगह पर काली थी। ऐश पूछता है कि तुम्हारे गेंगार की आंखों का कलर इतना अलग क्यों है। अगाथा बताती है कि अगर किसी
गेंगार को 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है बैटल करने का और अपने ट्रेनर के साथ रहने का, तो उसकी आंखें काली हो जाती है। और मेरा गेंगार काफी टाइम से बैटल करते आ रहा है, इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगाथा अपने कीस्टोन को बाहर निकालती है और वो अपने गेंगार को मेगा इवॉल्व कर लेती है मेगा गेंगार में। ऐश काफी डरा हुआ होता है क्योंकि अगाथा का गेंगार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो, वरना अगाथा अभी तक चैंपियन होती। तुम ये बैटल जीत सकते हो। ऐश ब्रॉक की बात मानकर अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर मेगा गेंगार जमीन के अंदर चले जाता है और वो काफी ज्यादा इजीली थंडर अटैक को डॉज कर लेता है। अब गेंगार ऐश को नहीं दिख रहा था। अगाथा अपने गेंगार को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलती है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि गेंगार कहाँ से निकलेगा, तभी वो पिकाचू के राइट से उसके ऊपर शैडो बॉल अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। अब पिकाचू को डैमेज देकर वो वापस से जमीन के अंदर चले जाता है। दोबारा से ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि गेंगार कहाँ पर है। तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश पिकाचू के नीचे देखो। पिकाचू के नीचे एक शैडो बनी हुई थी जो कि बिल्कुल पिकाचू की तरह नहीं लग रही थी। तभी ऐश अपने पिकाचू को उस शैडो के ऊपर थंडर अटैक यूज करने बोलता है और गेंगार वहीं पर था। गेंगार को वो थंडर अटैक लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। अगाथा अपने मेगा गेंगार को स्लश बॉम्ब अटैक यूज करने बोल देती है जो कि पिकाचू के फेस पर लगता है और अब पिकाचू को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मेगा गेंगार यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का, जो कि बिल्कुल पिकाचू के फेस पर लगता है। इससे पिकाचू को डैमेज तो पड़ता है बट उसके फेस का स्लश बॉम्ब हट जाता है और पिकाचू को वापस से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर वेव अटैक यूज करने बोलता है जो कि मेगा गेंगार पर लगता है। उसको डैमेज तो नहीं पड़ता है बट इसके चलते वो पैरालाइज हो जाता है। अब ऐश अपने पिकाचू को फुल पावर से वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। गेंगार उसको डॉज करने की कोशिश करता है बट क्योंकि वो पैरालाइज था इसीलिए वो मूव नहीं कर पाता और वोल्ट टैकल गेंगार पर लग जाता है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू इस बैटल को खत्म करते हैं, आयरन टेल अटैक का यूज करो। पिकाचू मेगा गेंगार पे आयरन टेल अटैक का यूज कर देता है और फाइनली गेंगार अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार जाता है। अगाथा ऐश के बैटल परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो ऐश के पास आती है और उससे हैंडशेक करती है। वो उसको कांग्रेचुलेट भी बोलती है और बोलती है कि अब तुम नेक्स्ट इलाइट फोर से बैटल कर सकते हो, बट याद रखना तुम्हारे पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो चुका है और तुम इसको अब हील नहीं कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे पता है और वो सेकंड एंट्रेंस के तरफ जाता है जहाँ से निकलती है आइस टाइप इलाइट फोर मेंबर लोरेल। लोरेल बोलती है कि फाइनली काफी टाइम बाद लगातार 2 चैलेंजर हमें चैलेंज करने आए हैं। इसके पहले वाला हार के गया है और शायद अब तुम भी हारने वाले हो। रेडी हो जाओ हमसे बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है मैं रेडी हूँ। बैटल स्टार्ट होती है और लोरेल अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है ड्यूगोंग को और ऐश अपने पिकाचू को सेंड करता है। पिकाचू ऐश के शोल्डर से जंप करके बैटल फील्ड में आ जाता है बट बैटल फील्ड में आते ही वो फिसल जाता है। ये बैटल फील्ड कोई नॉर्मल बैटल फील्ड नहीं थी बल्कि आइस बैटल फील्ड थी। यहाँ पर बैटल करने में ऐश और पिकाचू दोनों को ही काफी मुश्किल होने वाली थी और ये काफी बड़ा चैलेंज था। पिकाचू किसी तरह से अपने आप को बैलेंस करता है और ये बैटल स्टार्ट होती है। ड्यूगोंग स्टार्ट करता है एक्वा जेट अटैक के साथ। ऐश पिकाचू को अपने ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और बोलता है कि फुल पावर से थंडर बोल्ट अटैक का यूज करो, जो कि ड्यूगोंग पर लग जाता है और क्योंकि वो एक्वा जेट अटैक का यूज कर रही थी वो पूरी तरह से पानी में थी, जिसके चलते इस अटैक का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ड्यूगोंग एक ही अटैक में हार जाती है। इसको देखकर लोरेल, सरीना, मिस्टी और ब्रॉक सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। लोरेल अपने ड्यूगोंग को वापस बुलाती है और वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है लैपरेस को। ऐश को पता था कि लैपरेस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने वाला है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। लोरेल बोलती है कि लैपरेस इसको डॉज कर लो, पर पिकाचू ऐश बैटलफील्ड का काफी अच्छी तरीके से यूज करता है और वो फिसलते हुए अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और लैपरेस के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। लैपरेस इलेक्ट्रिक टाइप से वीक थी, जिसके चलते उसके ऊपर वोल्ट टैकल अटैक का काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लोरेल अपने लैपरेस को सिंग अटैक यूज करने बोलती है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा, वरना ये अटैक अगर पिकाचू पर लग गया तो पिकाचू सो जाएगा, जिसके चलते उसका जीतना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐश का पिकाचू काफी अच्छे तरीके से बैटलफील्ड का यूज करता है और वो सिंग अटैक को डॉज कर लेता है। लोरेल काफी शॉक रह जाती है। वो ऐश से पूछते हैं कि तुम्हारा पिकाचू ऐश बैटलफील्ड पे इतने अच्छे तरीके से बैटल कैसे कर ले रहा है, जबकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, ना कि आइस टाइप, जो कि उतना अच्छा बैटल नहीं करते आइस बैटलफील्ड पर। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ऑलरेडी काफी बार आइस बैटलफील्ड पर बैटल कर रखी है और आइस टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को हराया है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने बोलता है, पर लैपरेस भी एक आइस टाइप पोकेमॉन है जो कि बैटलफील्ड का काफी अच्छे तरीके से यूज करती है, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज कर लेती है। पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और वोल्ट टैकल अटैक का यूज कर देता है। पिकाचू ने इलेक्ट्रो बॉल के साथ ही साथ वोल्ट टैकल भी यूज किया था, जिसके बारे में लोरेल को नहीं पता था और लैपरेस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। पिकाचू फुल पावर से थंडर का यूज करता है, जिससे लैपरेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाती है। लोरेल अपने लैपरेस को वापस बुलाती है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। लोरेल बोलती है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि पिकाचू मुझे इतना इजीली डिफीट कर देगा। तुम्हारा पिकाचू काफी इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग है।
लोरेल ये देखकर शॉक रह जाती है कि ऐश के पिकाचू ने उसके दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया है। वो पिकाचू की काफी ज्यादा तारीफ करती है। वो बोलती है कि उसने आज तक कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी अनइवॉल्व पोकेमॉन नहीं देखा है और काफी कम फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स पिकाचू के इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट अब तारीफ काफी ज्यादा हो गई। अब वक्त है बदला लेने का और तुम्हें इस टास्क के बाहर निकालने का। अब चैलेंज करो मेरे थर्ड पोकेमॉन का, जो कि होने वाला है जिंक्स। लोरेल अपने पोकेबॉल से जिंक्स को बाहर निकालती है। ऐश और मिस्टी बोलते हैं कि जिंक्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सरीना और ब्रॉक बोलते हैं कि क्या तुम इससे पहले भी लोरेल के जिंक्स को देख चुके हो। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, हम ऑरेंज आइलैंड में लोरेल से मिले थे और इसके जिंक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने कुछ पोकेमॉन्स को वन हिट नॉकआउट भी किया था। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा पिकाचू अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बैटल स्टार्ट होती है। सबसे पहले लोरेल अपने जिंक्स को हेल अटैक यूज करने बोलती है, जिससे बर्फ गिरने लगती है। अब इससे हर टर्न में पिकाचू के ऊपर बर्फ गिरेगी और उसको डैमेज होता रहेगा। ब्रॉक बोलता है कि यह लोरेल की स्ट्रेटेजी है। पिकाचू स्टार्ट करता है वोल्ट टैकल अटैक का। हर बार की तरह वो बैटलफील्ड का काफी अच्छे तरीके से यूज करता है, पर बीच में उसके ऊपर काफी सारी बर्फ लगती रहती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। लोरेल बोलते हैं कि बोला था ना, मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं देने वाले। जिंक्स आइस पंच अटैक का यूज करो। जिंक्स आइस पंच का यूज करती है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो बैटलफील्ड पर गिर जाता है और उसके ऊपर दोबारा से बर्फ गिरती है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज करो। वहीं पर लोरेल अपने जिंक्स को आइस पंच अटैक यूज करने बोलती है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट पिकाचू का आयरन टेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते जिंक्स को डैमेज पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है और ये अटैक भी जिंक्स पर लग जाता है, जिससे जिंक्स को और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पर तभी पिकाचू के ऊपर वापस से बर्फ गिरती है। सरीना बोलती है कि तुम्हें बर्फ का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस तरह पिकाचू वीक होते जाएगा और लास्ट में वो हार जाएगा और ये तुम्हें आगे आने वाली बैटल्स में भी दिक्कत देने वाले हैं। ब्रॉक बोलता है कि हर एक इलाइट फोर के पास एक स्पेशलिटी है और इसी के चलते कैंटो के इलाइट फोर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इसको कोई भी चूज नहीं करता बैटल करने के लिए। ऐश ब्रॉक से पूछता है कि हेल अटैक को कैसे रोका जाए। ब्रॉक बोलता है कि ये 5 टर्न्स में ऑटोमेटिकली रुक जाता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 टर्न्स ऑलरेडी हो चुके थे और 5वें टर्न की तरह ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज करने बोलता है। जिंक्स बैटलफील्ड का यूज करती है और वो स्केट करते हुए काफी ज्यादा इजीली थंडर बोल्ट को डॉज कर लेती है और पिकाचू के ऊपर बर्फ पड़ती है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। बट फाइनली हेल रुक जाती है। ऐश काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, बट तभी प्रीमा एक स्माइल देती है और वो जिंक्स को दोबारा से हेल अटैक यूज करने बोलती है, जिससे वापस से बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, तभी ये हेल रुकने वाला है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब यूज करने बोलता है, जो कि जिंक्स के ऊपर लग जाता है और जिंक्स फंस जाती है। ऐश अपने पिकाचू को जिंक्स के नीचे आयरन टेल का यूज करने बोल देता है, जिससे जिंक्स के नीचे की बर्फ टूट जाती है और जिंक्स पानी में गिर जाती है। फिर ऐश अपने पिकाचू को पानी के अंदर थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि जिंक्स पानी में था तो पिकाचू के थंडर बोल्ट का डैमेज कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और जिंक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। जिंक्स ऑलमोस्ट हार गई थी, पर तभी प्रीमा पोशन निकालती है और वो अपने जिंक्स को एक हाइपर पोशन दे देती है। जिंक्स की एचपी वापस से रिकवर हो जाती है और ऐश को दोबारा से जिंक्स को वीक करना होगा। ऐश बोलता है कि क्या ये तो चीटिंग है, ये रूल्स के खिलाफ है, तुम अपने पोकेमॉन्स को बैटल के बीच में हील नहीं कर सकते। लोरेल बोलती है कि वो रूल सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुमको रियलाइज हो रहा होगा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क इतने ज्यादा इजी नहीं है और मैं तो सिर्फ सेकंड इलाइट फोर मेंबर हूँ। तुम्हें अभी 2 और इलाइट फोर मेंबर्स को डिफीट करना है इसी पिकाचू का यूज करके, और उनके पास भी अलग अलग स्ट्रेटेजी और पोशन वगैरह होने वाले हैं। तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ऐश को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। सरीना बोलती है कि एक चैलेंजर का असली टेस्ट यही होता है, तुम्हें टफ अपोनेंट को फेस करना होगा और वो कुछ भी कर सकते हैं, बट चैलेंजर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं और अब वो ये बैटल हार चुका है। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ तो भी ये पोशन का यूज करके अपने जिंक्स को हील कर लेगी और मेरे पिकाचू को वीक करते जाएगी, जिससे अभी नहीं तो मैं आगे हार ही जाऊंगा। तभी बर्फ पड़ने लगती है और पिकाचू को दोबारा से बर्फ से डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काफी पावरफुल अटैक का यूज करो और जिंक्स को 1 हिट नॉकआउट कर दो, जिससे उसकी थोड़ी भी एचपी ना बचे और लोरेल के पास मौका ही ना हो उसके ऊपर पोशन का यूज करने का, क्योंकि अगर एक पोकेमॉन एक बार डिफीट हो जाता है तो उसके ऊपर दोबारा पोशन नहीं यूज किया जा सकता। ऐश बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई अटैक नहीं है। मिस्टी बोलती है एक और बार सोच लो ऐश। तभी ऐश को याद आता है कि उसने ऐश वर्सेस मिस्टी बैटल के अंदर जी मूव का यूज किया था और इसके जी मूव से आज तक काफी कम ही पोकेमॉन्स बच पाए हैं। ऐश अपने जी रिंग और जी क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो अपने पिकाचू को अपनी कैप दे देता है। ब्रॉक बोलता है कि जब भी ऐश अपने पिकाचू को अपनी कैप दे दो तो समझ लो ये बैटल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इससे कोई भी नहीं बच पाता है। लोरेल काफी कंफ्यूज होती है कि ऐश क्या करने जा रहा है। तभी ऐश अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट जी मूव यूज करने बोल देता है। पिकाचू जिंक्स के ऊपर यह अटैक यूज करता है। फुल पावर से जिंक्स बैटलफील्ड का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है। वो एक थंडर को डॉज कर लेती है, पर तभी बाकी के थंडर अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड टूट जाती है। हर तरफ पानी पानी हो जाता है और पिकाचू जिंक्स दोनों ही पानी
पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिससे जिंक्स को और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पिकाचू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पूरे ताकत से जी मूव का यूज करता है और जिंक्स को डैमेज करता जाता है। कुछ टाइम बाद पिकाचू रुकता है और देखने को मिलता है कि जिंक्स पूरी तरह से हार चुका है, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। लोरेल जल्दी से पानी में कूदती है और अपने जिंक्स को बाहर निकाल के लाती है। वो जिंक्स को काफी उठाने की कोशिश करती है पर जिंक्स नहीं उठती है, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था। लोरेल काफी सैड होती है बट वो ऐश को कांग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुम अब आगे जा सकते हो। ऐश बोलता है कि बट तुम्हारे जिंक्स का क्या? ब्रॉक बोलता है कि मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। ब्रॉक अपनी मेडिसिन निकालता है और जिंक्स को दे देता है, जिससे जिंक्स उड़ जाती है। बट जिंक्स काफी ज्यादा वीक लग रही थी, उसके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी। प्रीमा पोशन का यूज करके जिंक्स को वापस से हील कर देती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बट लोरेल को अपने जिंक्स को अभी पोकेमॉन सेंटर लेकर जाना होगा, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए। लोरेल ऐश को बोलती है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और तुम डेफिनेटली कैंटो के इलाइट फोर को डिफीट कर सकते हो। ऐश प्रीमा से हाथ मिलाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सेना सभी ऐश की परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि पिकाचू एक इतने पावरफुल अटैक का यूज कर सकता है जिससे एक पोकेमॉन ऑलमोस्ट मर जाए और पूरी बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐश और पिकाचू आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं थर्ड एंट्रेंस की तरफ, थर्ड इलाइट फोर से बैटल करने के लिए। और वहाँ से निकलता है ब्रूनो। वो बोलता है कि फाइनली एक चैलेंजर आ ही गया और अब तुम वापस नहीं जाने वाले। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं हूँ एक फाइटिंग टाइप इलाइट फोर मेंबर ब्रूनो। ऐश बोलता है कि हाँ, हम तुम्हें जानते हैं। ब्रूनो बोलता है कि शायद मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम पैलेट टाउन से बिलोंग करते हो और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हो। ऐश बोलता है कि तुमने सही पहचाना। ब्रूनो आकर ऐश से पहले हाथ मिलाता है और बोलता है कि ये बैटल काफी औसम होने वाली है, मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज कर आऊंगा। ऐश बोलता है कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आगे बढ़ने की। ब्रूनो बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। ब्रूनो अपने सबसे पहले पोकेबॉल को निकालता है और वो ग्राउंड में पोकेबॉल को फेंकता है, जिसमें से निकलता है हिटमॉनली। वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को सेंड करता है। ऐश बोलता है, पिकाचू तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है और हम काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, यहाँ से हम हार नहीं सकते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिकाचू भी बोलता है कि मैं नहीं हारने वाला। बैटल स्टार्ट होती है और पिकाचू स्टार्ट करता है थंडरबोल्ट अटैक के साथ। हिटमॉनली इसको डॉज कर लेता है और यूज करता है मेगा किक अटैक का। ऐश बोलता है, पिकाचू इलेक्ट्रोवेब का यूज करो, जिससे बीच रास्ते में हिटमॉनली इलेक्ट्रोवेब में फंस जाता है और पिकाचू यूज करता है आयरन टेल अटैक का, जिससे हिटमॉनली को डैमेज पड़ता है।